अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिस्ट फ्रैक्चर क्या है, रिस्ट फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से तरीका इलाज हैं, रिस्ट फ्रैक्चर के बाद हमें कौन सी वर्जिशें या रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा हाथ मुकम्मल तौर पे काम कर सके। तो आइए सबसे पहले रिस्ट फ्रैक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी रिस्ट हमारे हाथ की छोटी छोटी बोन्स जिनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं, हमारे फोर आर्म की बोन्स रेडियस और अल्ना से मिलकर बनी हुई होती है। अगर इन बोन में से किसी एक बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम रिस्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। सबसे जो कॉमन फ्रैक्चर है वो रेडियस बोन का है, जो कि हमारी रिस्ट के करीब करके टूटती है। जब नॉर्मली हम गिरने से बचने के लिए अपना हाथ आउटस्ट्रेच हैंड करते हैं तो उस वक्त ये फ्रैक्चर होता है। इसको हम नॉर्मली कोलिस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। रिस्ट फ्रैक्चर एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है। अमेरिका में हर 10 में से एक जो फ्रैक्चर होता है वो रिस्ट का फ्रैक्चर है। ये बच्चों में, यंग लोगों में और ओल्ड एज के लोगों में सभी में कॉमन है। बच्चों में ये फ्रैक्चर ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या साइकिलिंग करते हुए जब वो गिरते हैं उस दौरान ये फ्रैक्चर होता है। यंग लोगों में ये फ्रैक्चर रोड साइड एक्सीडेंट या बेसिकली स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान होता है। ओल्ड एज के लोगों में क्योंकि उनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो हत्ता कि वो हल्का सा भी गिरते हैं तो उससे उनके रिस्ट के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो लोग 60+ हैं अगर वो गिरते हैं तो उनका एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए। रिस्ट फ्रैक्चर की जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ये है कि जहाँ पे हमारा फ्रैक्चर होता है वहाँ पे हमें काफ़ी शदीद दर्द होती है। दूसरा ये कि 1 से 2 घंटे के बाद हमारे हाथ में सूजन आ जाती है। तीसरा ये पॉइंट है कि वहाँ पे हाथ लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, वो एरिया काफ़ी टेंडर हो चुका होता है। चौथा ये पॉइंट है कि वहाँ हमारे हाथ की जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी पेनफुल हो जाती हैं और कई दफ़ा अगर फ्रैक्चर बड़ा हो तो हमारे हाथ की शेप भी चेंज हो जाती है। रिस्ट फ्रैक्चर को जो हम डायग्नोज करते हैं वो नॉर्मली एक्सरेज के ऊपर करते हैं। जो सर्जन होते हैं वो एक्सरे के ऊपर देखने के बाद कि बोन का फ्रैक्चर किस तरह का है उसी तरह से इसके तरीका इलाज को अडॉप्ट करते हैं। नॉर्मली अगर आपका जो फ्रैक्चर है वो माइनर सा फ्रैक्चर हो, हल्का सा क्रैक हो, तो उसके लिए वो कई दफ़ा रिमूवेबल स्प्लिंट लगा देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर थोड़ा सा बोन फ्रैक्चर है लेकिन वो ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुई, ज़्यादा दूर नहीं गई, तो वो आप तो या तो शॉर्ट आर्म जो है वो लगा देते हैं कास्ट, या फिर फुल आर्म कास्ट लगा देते हैं। तीसरा जो तरीका इलाज है कि अगर इन केस फ्रैक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है या उसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है तो उसके लिए वो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन यानी कि सर्जरी के ज़रिए बोन को करीब कर देते हैं। चौथा तरीका इलाज ये होता है कि अगर आप फर्स्ट के रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और आप गिर गए हैं और आपका छोटा सा भी वुंड बन गया है तो ये ध्यान में रखिए कि ये ओपन वुंड है, ये एक सर्जिकल एमरजेंसी है और विद इन आवर हमें एमरजेंसी में पहुंचना चाहिए। इसके लिए कई दफ़ा सर्जन जो है वो एंटीबायोटिक का कवर फ़ौरन स्टार्ट करने के बाद आपको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा देते हैं ताकि हम साइड बाय साइड वुंड को भी देख सकें और आपके वो जो फ्रैक्चर है उसको भी प्रॉपरली हम हील करवा सकें। रिस्ट फ्रैक्चर की अगर हीलिंग टाइम की बात की जाए तो बच्चों में नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते, यंग लोगों में 4 हफ्तों से लेके 6 हफ्ते और जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं जो 50+ हैं उनके अंदर इसका जो हीलिंग टाइम है वो 6 हफ्तों से लेके 3 माह हो सकता है। रिस्ट फ्रैक्चर के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है कि नॉर्मली हम 3 से 6 हफ्ते अपने हाथ को मूव नहीं करते तो उससे हमारे हाथ में स्टिफनेस आ जाती है, हमारे हाथ के मसल, हमारे रिस्ट के मसल कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा हाथ मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा होता। इसको ठीक करने के लिए हमें एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल या एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। इस प्रोटोकॉल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हिस्से में जब आपको कास्ट लगी हुई है उस वक्त आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, और दूसरा जब हमारी कास्ट उतर जाती है और हमें सर्जन कहते हैं कि हम अपनी रिस्ट की मूवमेंट्स को रिस्टोर करें, अपने हाथ की स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर दें, उस वक्त हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम उस हिस्से की एक्सरसाइज करते हैं कि हमें कास्ट लगी हुई है उस वक्त जो एक्सरसाइज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जब कास्ट लगी होती है तो नॉर्मली कास्ट या तो शॉर्ट आर्म कास्ट होती है जिसमें हमारी उंगलियां क्लियर होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ लगी होती है। तो ऐसे में नॉर्मली हम ये कहते हैं अपनी पेशेंट से कि अपनी फिंगर्स की जो मूवमेंट्स हैं वो करते रहें ताकि हमारी फिंगर्स के अंदर स्टिफनेस ना आ जाए। दूसरा, अगर हमारी एल्बो फ्री है तो हम ये कहते हैं एल्बो की रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप करते रहें, ठीक है। और तीसरा ये है कि हम कहते हैं कि आप अपने आर्म्स की जो मूवमेंट है करते रहें। नॉर्मली बुजुर्ग पेशेंट को अपने शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए
चाहिए। अगर वो ये एक्सरसाइज नहीं करते तो उनके शोल्डर के अंदर फ्रोज़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शोल्डर स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आप बेड पे लेटे हुए शोल्डर की कम से कम 10 से 20 दफ़ा आर्म की फुल रेंज में मूवमेंट कर लें, अपने हाथ से कास को पकड़ लें, या अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके जो घर के अटेंडेंट्स हैं वो आपके पकड़ के बाजू को 10 से 20 दफ़ा इस बाजू को मूव करें। इसी तरीके से एल्बो की मूवमेंट करें और इस तरीके से फिंगर्स की मूवमेंट करें। दिन में 3 दफ़ा 10/2 रेपिटेशन के साथ इन एक्सरसाइजेस को दोहराना चाहिए। रिस्ट फ्रैक्चर के बाद हमारे हाथ में और हमारे रिस्ट में स्टिफनेस आ जाती है। इस स्टिफनेस को कम करने के लिए हमें वर्जिशें करनी पड़ती हैं। तो आइए उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा फिंगर्स की जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं हुक फिस्ट। आपने यहाँ से हाथ से पकड़ें और अपनी ये वाली मूवमेंट फिंगर्स की मूवमेंट करें। फिर इसके बाद नंबर 2 पे जाके आप अपनी हाफ फिस्ट फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे ताकि आप अपनी जो उंगलियों की स्टिफनेस आई है उसको कम कर सकेंगे। फिर हम अपनी रिस्ट को बेंड करने की कोशिश करेंगे, रिस्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने से आपके जो हाथ की जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्टोर हो जाएंगी। इसके बाद हम रिस्ट पे आ जाएंगे। रिस्ट पे मूवमेंट करने के लिए सबसे पहले हम रिस्ट की फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं। ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है, दैट इज़ रिस्ट फ्लेक्शन। इसके बाद रिस्ट की एक्सटेंशन मूवमेंट है। इसके बाद रिस्ट की साइड फ्लेक्शन करें, दोनों साइडों पे फुल रेंज में मूव करें। इसके बाद रिस्ट को घुमाने की कोशिश करें। इसके बाद सिंपल अपने आर्म्स को, ये देखिए, ये अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएं, फिर उल्टा करें, फिर सीधा करें। फिर इसी तरीके से आप अपनी एल्बो की सिंपल फुल रेंज में मूवमेंट करें। तो ये आपका एक्टिव मूवमेंट्स का पैटर्न होगा। अब मसला ये होता है कि यूजुअली इससे हमारा मसला हल नहीं हो रहा होता, तो फिर हम कहते हैं कि आपने ये कोशिश की, नेक्स्ट स्टेप पे आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐड कर लेते हैं, लेकिन जेंटल स्ट्रेचिंग ऐड की जाती है। जैसे फर्स्ट करें हमारी रिस्ट की मूवमेंट नहीं होती, हम थोड़ा सा पकड़ के इसको बेंड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारी रिस्ट की हम हल्का सा स्ट्रेच देते हैं, इसको जेंटल से स्ट्रेचेज ऐड करते हैं। फिर इसी तरीके से हमारी अगर रिस्ट की पूरी बेंड नहीं हो रही तो हम पकड़ के हल्का हल्का इसको बेंड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारी रिस्ट जो है वो नीचे फ्लेक्स नहीं हो रही तो हम हल्का सा स्ट्रेच देते हैं दूसरे हाथ से। इसी तरीके से रिस्ट की एक्सटेंशन के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रेच देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बेसिकली सिंपल अपने हाथ को पकड़ के सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक जेंटल सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जेंटल स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइजेज हैं या जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, आप दिन में 4 से 5 दफ़ा और पूरे दिन के अंदर 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना होता है। आप कोशिश करें कि एक सेशन के अंदर हर एक्सरसाइज को 10 से 15 दफ़ा रिपीट करें। हमारी 2 माह के बाद जब हमारी रेंज ऑफ मोशन पूरी हो गई, रिस्ट पूरा ग्रिप बनना शुरू हो गई है, हमारी रेंज ऑफ मोशंस कंप्लीट हो गई हैं, हमारी पेन ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे हाथ में कमज़ोरी रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अपने दूसरे हाथ की मदद से सम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे मसल मजबूत हो सके। जैसे फ़र्ज़ करें आप अपने दूसरे गुड हैंड को रखें और उसको ग्रिपिंग के अंदर आप इसको प्रेशर दें 10 से 15 दफ़ा और दिन में 5 से 6 दफ़ा। इसी तरीके से रिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दूसरे हाथ को रखें और एक्सटेंशन को रेजिस्टेंस देकर दें। इसी तरीके से फ्लेक्शन करने के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से साइड फ्लेक्शन को थोड़ी सी रेजिस्टेंस दें, यानी कि ये हाथ रोकेगा मूवमेंट को, दूसरी साइड पर रोकेगा मूवमेंट को। फिर आपने इस तरह से मुट्ठी बना लें और वो घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हाथ की दूसरे हाथ की मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से अपने हाथ की स्ट्रेंथ को, अपनी रिस्ट की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रूटीन है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ऑन एवरेज ये देखा गया है कि 4 से 5 माह के बाद आप अपनी तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके हाथ में कोई पेन ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो और आपके हाथ की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे हाथ की स्ट्रेंथ के बराबर हो। जैसे फ़र्ज़ करें आप अपनी उंगलियों को सिंपल अपने घर में समझने के लिए कि आप अपने गुड हैंड की उंगलियों को अपनी अफेक्टेड हैंड के अंदर प्रेस करें, ज़ोर से फील करें कि हाँ भाई इसकी ग्रिप इतनी है। इसी तरीके से उस हाथ की उंगलियों को भी ग्रिप करें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों की जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है हाथों की एक
जैसी है तो उसके बाद आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लें। उम्मीद है कि रिस्क फ्रैक्चर के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।